Jai Hind, good morning everybody. Hope you all are happy, healthy, and fine at home. Today I'm back with another interesting and important topic for you all 12th Commerce student. This is your chapter 2 in BA Principles of Management. I have made this video into two parts. This is part 1. I'm your educator Gaurav Dhanik. Allow me to resume the services. As you can see, introduction. Before understanding the real meaning of management, या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हमें व्यवस्था तंत्र को अच्छे से समझना है तो हमें ऐतिहासिक काल यानी एंशियंट टाइम से इसकी शुरुआत करनी होगी. As you all know, management exists from ancient centuries from a longer time. Whether you will talk about Chandragupta Maurya era or whether you will talk about Chhatrapati Shivaji's time, मैनेजमेंट एग्जिस्ट. या फिर अगर हम उसके बाद और मॉडर्न टाइम्स की भी बात करें, ब्रिटिश एरा, मुग़ल एरा, ये जितने भी एंशियंट और हिस्टोरिकल टाइम इंडिया ने फेस किया है, इन सब जगह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूल में मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती थी. एंड सेम in this chapter we are going to study it. As you can see, introduction, management has performed a number of function. हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं. हमने पिछले चैप्टर में देखे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड विथ ऑल कोऑर्डिनेशन वी हैव टू परफॉर्म. और सिंपल सी बात है, ये अचीव करने के लिए होता है गोल्स को हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के. और ये जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जो हम कर रहे हैं, दिस मैनेजमेंट फंक्शन दैट वी आर परफॉर्मिंग, वी हैव टू परफॉर्म इट इफ़ेक्टिवली. जैसा कि हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में भी, इफ़ेक्टिवली मीन्स हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे लाया जाए, ये हमें इसी दिशा में काम करना है. वी हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन. एंड as you can see, this whole definition states that if we are performing it, if we are applying it, if we want to get more success, if we want to get more profit, we require this, which is known as principle of management. यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्था तंत्र के जो सिद्धांत हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, वो आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तक पहुंचाएंगे. यानी आपने जो भी एज्यूम करके रखा है, आपका जो भी टारगेट है, अगर आपको वो मैनेजमेंट से सक्सेस या फिर उसे अकम्प्लिश करना है तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझना चाहिए. एज इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18, द टॉपिक वॉज गिवन प्रिंसिपल मैनेजमेंट मीनिंग. अगर हम देखें, इसका मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया. बट जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ काइंड ऑफ अ गाइडलाइन और अ गाइडर टू द मैनेजर्स. यानी कहीं ना कहीं एक गाइड की तरह मैनेजर्स को मैनेज करता है, उन्हें सही रास्ता दिखाता है, उन्हें प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है. दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरली बेस्ड ऑन 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. जी हाँ, ये 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आप देख रहे हैं, ये तीनों से मैनेजमेंट की उपज हुई, या फिर हम इसे कहें कि ये इसका आधार है. Accomplishment of these 3 objectives leads to understanding the meaning of management. कैसे? क्योंकि assumption अगर आप करते हैं, assumption as you all know कल्पनात्मक चीज़ है. हम जो भी कल्पना करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, प्लस ट्रेडिशंस मीन्स ऐतिहासिक काल में जो भी हमारे साथ हुआ है, जो भी हमने फेस किया है. एंड थर्ड वन, एक्सपीरियंस, यानी अपने अनुभव से चीज़ें जो भी हमने सीखी हैं. अगर इन सब चीज़ों को मिला दिया जाए, इफ़ यू विल add your assumptions, whatever your traditions are which you are followed, and whatever experience which you are facing, if you will combine that, that is a real sense of principles of management. That's why this definition exists. Principle of management is not the rules, it is only the sum of substance of assumptions, traditions and experience of human being. Understand its concept. अगर हम इसे concept देखना चाहें तो these 2 points you have to understand it well. कि principle of management is not a science, not just a pure science, not just a pure art, not just a pure profession, but it is a guideline. ये एक guidelines है
जो हर इंडिविजुअल की हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, और यही डिसीजन मेकिंग वो आगे जाके इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट मीन्स उसे अप्लाई करता है अपनी कंपनी में, उसे उसे ट्राई करता है। So principle of management are just generally guidelines which take decisions and make a individual to implement it. Apart from it, many people discuss that principles and techniques are quite similar. यानी प्रिंसिपल और जो टेक्निक्स होती है मैनेजमेंट की वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है। बट कहीं ना कहीं हमें ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रिंसिपल इज़ एनीथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन योर ट्रेडिशन, योर एक्सपीरियंस एंड योर assumptions. एंड टेक्निक्स आर द स्किल्स जो आपके अंदर है, जो आपको करनी आती है। सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि एक कपड़े बनाने वाली कंपनी के अंदर जो कपड़ा बनता है उसमें जो लेबर काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, या फिर जो उसके सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अपनी स्किल पे काम कर रहे हैं। उन्हें वो काम करना आता है, मशीनें चलानी आती है, चीज़ों की नॉलेज है, तो टेक्निक उनके पास है। बट उन्हें उन टेक्निक्स को कैसे यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल जो उनके टॉप मैनेजर्स उनके लिए बना रहे हैं। वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस वर mentioned by top management are going to be followed for the same. So after understanding its concept, it is very important to understand its nature, feature and characteristic. अब शब्द अलग अलग हैं पर सबका मतलब एक ही है कि हमें कहीं ना कहीं इसके अस्तित्व यानी इसके एग्जिस्टेंस के बारे में जानना है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में 5 डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, यानी 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो ये बताते हैं कि हाउ इट इन नेचर। फर्स्ट शोज यू यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यानी अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की तो ये हर जगह, हर टाइप, हर फॉर्म, हर एक्टिविटी, हर साइज़ के तरीके के बिजनेस में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत होती ही है। तो हम इसे यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस कह सकते हैं। सेकेंडली इट्स फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स इट इज़ नॉट रिजिड, ठीक है, यानी ये किसी भी तरीके से किसी को फोर्स नहीं करती, बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी आप इसे अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं आपके शेड्यूल, आपकी स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशंस को मैनेज करेगा। एंड ऑल्सो मैनेजर इज़ अलाउड टू चेंज द इफ़ेक्ट, यानी आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं आप अपने फ्यूचर में आने वाले आउटकम को उससे चेंज कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मे नॉट बी अप्लाइड इन सेम प्रपोर्शन। तो आप जैसा भी आपको उसे चेंज करना है आप उसे चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। पॉइंट 3 shows you general guidelines as we have discussed in the previous slide कि ये प्रिंसिपल एक तरीके के रिजल्टेंट एक्सपीरियंस है, यानी जो अनुभव लोगों को हुआ है उसका रिजल्ट यानी परिणाम ही ये गाइडलाइंस है, और ये गेन किए हैं उन्होंने एक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में जो वो एक्सपीरियंस करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट और दिस काइंड ऑफ जनरल गाइडलाइंस हेल्प इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन, और कहीं ना कहीं ओनली गाइडलाइंस मेक द थिंग्स टू अ फेवरेबल सिचुएशंस। तो और इन गाइडलाइंस का इस्तेमाल करके आप जो भी फेवरेबल आउटकम लाना चाहते हैं एक मैनेजमेंट के अंदर वो ला सकते हैं। सो पॉइंट 4 शोज यू इट बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। कम्प्लीटली एग्री। कहीं ना कहीं जो मानव संसाधन है, जो मानव आपस में बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कैसे काम कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, वो क्या चाहते हैं, और फिज़िकली साइकोलॉजिकली किस गोल को अचीव कर सकते हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट इट। ये थियरी इस चीज़ पर भी बेस करती थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटिजेंसी। Students, contingency, the real meaning of consistency is same as flexible. Flexible इसीलिए कि contingency means आप कभी भी अपने principles of management को situations के according change कर सकते हो, यानी आप अपने आप में इतनी flexibility रखते हो कि आप situations को देखते हुए अपने favorable outcomes और unfavorable outcomes में डिफ़र करते हो, और उन situations को अपने आप को avoid करते हो जो आपको profit नहीं देगी। इसी वजह से आप प्रॉपरली रीज़नेबल वेजेस दे पाएंगे, अप्रोप्रिएट पे स्केल दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉस है, जो वेस्ट है, वो कम हो जाएगा। सो दिस 5 पॉइंट्स शोज़ यू नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट which is universal acceptance. As I've told you, it is accepted in all the field. It is very much flexible. You can use in any of the direction, from the top to bottom or bottom to top. Guidelines are the
mentor or torch bearer which will make you understand the field. And number 4, human behavior, a human touch is very much important. And number 5 is contingency, which you can make your plan A and plan B according to the situation. एंड देन वी मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मीनिंग पढ़ा है, नेचर पढ़ा है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये हमारे लिए किस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है ये हम जानें. आपकी टेक्स्ट बुक में 6 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, 6 मेजर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट शोज़ यू इंक्रीज इन मैनेजमेंट एफिशिएंसी. कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ा देता है. अगर आप प्रॉपरली प्रिंसिपल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो ये आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देगा. सेकेंड पॉइंट शोज़ यू मैक्सिमम यूसेज ऑफ इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी कहीं ना कहीं आप जो भी आपके रिसोर्सेज आपके पास है, आप उन्हें मैक्सिमम यूज़ करिए, इफ़ेक्टिवली यूज़ करिए, ताकि कोई वेस्ट ना हो, विच मेक्स योर ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रॉफिटेबल. पॉइंट थर्ड शोज़ यू हेल्प इन साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन. जी, किसी भी मैनेजर के लिए साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही उसकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाते हैं. मैनेजमेंट में कब कौन सी डिसीजंस लेने, कितने रिक्रूटमेंट्स, क्या ट्रेनिंग देनी है, क्या डेवलपमेंट होगा, किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, एडवर्टीज़मेंट कैसे होगी, ये सारे डिसीजंस कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को लेने होते हैं. और ये प्रिंसिपल्स इसमें बहुत हेल्प आउट होता है. पॉइंट 4 शोज़ यू टू कॉप अप विद द चेंजिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट बदल रही है, और हर समय, हर साल, हर समय ये बदलती रहेगी. तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि हमें इस चेंजिंग इन्वायरमेंट को समझते हुए अपनी रणनीति बनानी है. पॉइंट 5 शोज़ यू टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सामाजिक जिम्मेदारियाँ ये भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं, एक स्थान है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हर मैनेजमेंट को, हर ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखनी चाहिए. पॉइंट 6 यूज़ ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इनटू रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इट विल नॉट डेवलप. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को किसी भी रिसर्च में, किसी नवनिर्माण में या फिर प्रशिक्षण में नहीं लगाएगी, तो उसका विकास नहीं हो पाएगा. दिस इज़ अ फैक्ट. And after understanding the importance, let's move on to the various thoughts of management. आपकी टेक्स्ट बुक में जो इम्पोर्टेंट और नोट करने लायक थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए, इसमें सबसे पहला है क्लासिकल थियोरी ऑफ थॉट्स. क्लासिकल थियोरी ऑफ थॉट्स 19th सेंचुरी में इंक्लूड किया गया और इंट्रोड्यूस हुआ. और इस इंट्रोडक्शन में करने वाले लोगों में सबसे इम्पोर्टेंट लोग थे F.W. टेलर, मैक्स वेबर, गिल्सबर्थ, हेनरी गैंट एंड हेनरी फेयोल. इसमें से काफ़ी लोगों के नाम आपने सुने हुए, जैसे F.W. टेलर, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. सो modern management, also known as modern scientific management, the father of modern scientific management. So इन सभी इकोनॉमिक्स ने अपने अपने तरीके से अपने अपने थॉट्स को रखा कि आप कैसे मैनेजमेंट को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और उसके प्रिंसिपल्स डिफ़ाइन किए. बट कहाँ कमी रह गई, या फिर वी कैन टॉक अबाउट द लिमिटेशन. द मोर इम्पॉर्टेंस टू फाइनेंशियल मोटिवेशन, लेस इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमन अप्रोच एंड रिलेशंस. इस क्लासिकल थियोरी ने ज़्यादा जो अपना मोटिव रखा, जो फोकस रखा, वो फाइनेंशियल मोटिवेशंस पे था. यानी आप किसी को भी ज़्यादा पैसे देकर कुछ भी करवा सकते हैं, यानी इम्पोर्टेंस उसमें ज़्यादा ह्यूमन अप्रोचेस नहीं थी. यानी कहीं ना कहीं इन लॉज में, इस तरीके की थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी में एक ह्यूमन रिलेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी, और यही इस थियोरी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा. सेकेंड थियोरी जो इसके बाद इंट्रोड्यूस हुई 20th सेंचुरी में, न्यू क्लासिकल थियोरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एल्टन मायूस थियोरी, क्योंकि ये इसके बहुत बड़े प्रमोटर थे, और इन्होंने जो इम्पोर्टेंस दी उन्हीं चीज़ों को जो
क्लासिकल थियरी ने छोड़ दिए थे, विच वॉज लेफ्ट बाय द क्लासिकल थियरी विच इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन, इंस्पायर एंड इंस्पिरेशन विच में बिहेवियर रिलेटेड। यानी कहीं ना कहीं न्यू क्लासिकल थियरी लोगों के इनफॉर्मल रिलेशंस पे बेस्ड थी। उसका कहना था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिलेशंस को ज़्यादा अप्रोच करिए, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करिए, आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस और आपकी जो कंपनी है वो सक्सेस वे पर चलेगी। बट इसका लिमिटेशन यानी इसकी कमी यही थी सबसे बड़ी कि इन्होंने सिर्फ ह्यूमन रिलेशंस को ही फोकस किया, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तेज़ी से नहीं बढ़ सकती। रीज़न, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए इंस्टेड ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, क्योंकि कंपनी एक किसी इंडिविजुअल से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। सो द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी जिसे मॉडर्न थियरी ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, विच वॉज गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर, विलियम मॉन्ची एंड कुट्स एंड ओडोनल। ये इनमें से काफ़ी लोगों का आपने नाम सुना भी है। दिस इकोनॉमिक्स वेर फेमस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बिजनेस आफ्टर 1960। 1960 के दशक के बाद इस मॉडर्न मैनेजमेंट का चलन शुरू हुआ सॉरी एंड दिस मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन बोथ क्लासिकल एज वेल एज नियो क्लासिकल। इस मैनेजमेंट ने दोनों तरीके के मैनेजमेंट में जो कमियां थी उन दोनों को भर दिया, हम एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि अ मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड विद अ बिजनेस यूनिट, यानी ये सिर्फ एक बिज़नेस नहीं है, ये एक स्पेशल क्लास ऑफ मैनेजमेंट है। यानी इसमें आपको दोनों को सम्मान देना पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वेल एज योर ह्यूमन रिलेशंस। पीटर ऑफ ड्रकर एक बहुत ही महान अपने समय के अर्थशास्त्री, जिन्होंने कहा कि द ग्रेटेस्ट डेंजर इन टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस इज़ नॉट द टर्बुलेंस बट इट इज़ अ एक्ट ऑफ यस्टरडेज लॉजिक। यानी अगर डेंजर है यानी ख़तरा है इंसान को किसी से भी, किसी भी होने वाली अशांति से, जो समय अभी हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी वो फेस कर रहा है उसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, अपने लॉजिक के साथ, अपने पुराने एक्सपीरियंस से जो भी वो सीखा है उसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और यही हमें आज की स्थिति में भी काम आएगा। अगर हम हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर आगे चलेंगे तो अशांति का दौर भी क्यों ना हो, ये ज़रूर गुजर जाएगा, इट विल पास आउट। So let's move on to the last topic of the slide, which is a principle of scientific management by F.W. Taylor. Frederick Winslow Taylor was an American mechanical engineer। जी हाँ दोस्तों, ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे फेडरिक विलियम टेलर, और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। द टेलर वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ साइंस, नॉट द थंब रूल। जो F.W. टेलर साहब थे, ये विज्ञान यानी साइंस ऑफ मैनेजमेंट में बिलीव करते थे इंस्टेड ऑफ थंब रूल। इनका मानना था कि जो थंब रूल होता है, यानी या तो किसी रूलर या फिर कोई डिक्टेटर का जो राज होता है, वो ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे उसमें, क्योंकि अगर कोई विकास डेवलपमेंट हो सकता है तो वो सिर्फ साइंस को समझ के, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द थंब रूल। ठीक है, इनका जन्म वियना में हुआ था और ये जर्मनी में उस समय ये इन्होंने जो अपना बचपन निकाला, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये आगे जाकर अपने समय में एक कहीं अमेरिका में जाकर एज एन मैकेनिकल इंजीनियर स्टैब्लिश हुए। इन दिस पास्ट द मैन हैज़ बीन द फर्स्ट, इन द फ्यूचर द सिस्टम मस्ट बी द फर्स्ट। फ्रेडरिक विलियम टेलर के ये वो शब्द थे जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, और ये स्टेटमेंट खुद ये बताता है कि इतिहास में अगर इंसान सबसे पहला आया है तो भविष्य में सिस्टम यानी तंत्र पहले होगा। यानी जिसके पास बेटर सिस्टम ऑफ नॉलेज, उसका फ्यूचर, उसका प्रॉफिट भी बेटर। साइंटिफिक मैनेजमेंट को अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया है, बट फ्रेडरिक विलियम टेलर का मानना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ मेंटल रिवोल्यूशन। एक मानसिक क्रांति है उन फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ के लिए जो अपने टास्क, अपनी ड्यूटीज़ और अपने कलीग्स और रोलर्स के साथ रिलेशंस अच्छे से मेंटेन कर सकें। यानी कहीं ना कहीं हम इस डेफिनेशन के माध्यम से समझ सकते हैं, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, यू आर मैन टू डू
and then see to it that they do it in a best way and also in cheapest way. यानी ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि आपके जो लोग हैं, आपके एम्प्लॉय हैं, वो क्या करेंगे, और आप देखें कि वो उस काम को बेस्ट तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से और चीपेस्ट वे में, यानी कम से कम लागत में ख़त्म करें। यही साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक मूल सिद्धांत था, एक मेजर डेफिनेशन थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट को 4 इम्पॉर्टेंट भागों में भी बांटा गया है। जैसा कि मैंने बताया, फ्रेडरिक विलियम टेलर का बिलीफ, साइंस इज़ नॉट अ थंब रूल। ठीक है, यानी साइंस पर हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, नॉट इन जस्ट अ थंब रूल फॉलोइंग द सुपरस्टिशन। सेकेंड, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी हमें अशांति के समय भी शांत मन से आपस में एक दूसरे का सहयोग करके काम करना चाहिए। सेम एज पॉइंट 3, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हमें किसी एक को अकेला छोड़कर या सिर्फ अपने आप के लिए काम नहीं करना, कॉपरेट करके कंपनी को साथ में लेके काम करना है। एंड दस लास्ट शोज़ यू डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन ऑन हिज हायर एंड हायर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी हर इंसान को अपने एफिशिएंसी के हिसाब से ज़्यादा प्रोस्पेरिटी मिले, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट का गोल होता है। उसी तरह in 12th commerce textbook, the principle of management were 8 stated to you, which I'm reading right off. First is scientific method. Why I'm calling it scientific method? Because it is based on the experience and the work method adopted by the ancient peoples, and it is also think about how you can do a work in a best way. आप कैसे काम को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, यही मेथड बताती है। सो इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। सेकेंड, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। वट एवर यू आर प्लानिंग, वट एवर यू आर डिसाइडिंग, वट एवर यू आर फोरकास्टिंग, जो भी आप सोच रहे हैं भविष्य के लिए, उसे आप सोच कर, वट एवर यू आर डिसाइडिंग, वट एवर यू आर फोरकास्टिंग फॉर बेटर फ्यूचर, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट प्लानिंग इट एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट ऑल्सो। अगर आप प्लान करके इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, देन that is also a drawback for the companies. Third is job analysis. Job analysis, whatever you are doing, do it speedily first of all at a lower cost, और उस लोअर कॉस्ट के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते चलिए, अपने सबॉर्डिनेट्स को इवेलुएट करते चले। इफ़ यू विल इवेलुएट देम, इफ़ यू विल कैलकुलेट देयर एफिशिएंसी, तो आपको पता चलेगा कि विच पर्सन विल गेट विच फ्यूचर डेजिग्नेशंस, जो आपको प्रमोशंस में और आगे और बेटर तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशंस जनरेट करने में हेल्प आउट करेंगे। फोर्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एक सिंप्लिसिटी है, एक तरीके की वैज्ञानिक प्रक्रिया, एक साइंटिफिक प्रोसेस। कैसे कि हम अपने इक्विपमेंट्स, अपनी मशीनरी, अपनी वर्क प्लेस को डे बाय डे में स्टैंडर्ड से और ज़्यादा स्टैंडर्ड पर लेकर आए, ताकि फ्यूचर और अपने कंपटीशन में हम आगे रहें। Point 5 shows you scientific selection and training. Scientific selection and training means workers should get appropriate training, appropriate skills, guts, physical strength, training. If they will not get it, उन्हें पता नहीं उन्हें क्या करना है, और इसमें उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है। यानी वो फिज़िकली वहाँ है, बट द कंपनी विल नॉट गेट एनी बेनिफिशियल बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस पीपल, दोज हु आर नॉट स्किल्ड, those who are not perfectly trained. Point 6 shows you financial motivation. Financial motivation gives you a proper idea कि कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है। If that the target is money, because money is the most important thing in economics and it is also in everybody's life. So this motivation, this financial promotions, wage rate, increase of bonus will make that efficiency more. They'll work for more because they want more, and indirectly they'll give more. So कहीं ना कहीं कंपनियां फाइनेंशियल मोटिवेशन, प्रोत्साहन देती है और ज़्यादा पैसे देती है, जिससे उसका काम अच्छे से और जल्दी ख़त्म हो। Point 7 shows you it is a economical process. Why it is an economical process? Because it is based on scientific and technical aspects, and it is also emphasized for low production cost, यानी कम से कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके बेटर चीज़ें मार्केट में कैसे लाएं, ये भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया भी हम कह सकते हैं। पॉइंट 8, मेंटल रिवोल्यूशन, यानी एक मानसिक क्रांति है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओनर्स एंड
वर्कर्स जो पहले सिर्फ एक ओनर्स एंड वर्कर्स थे, अब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक मीनिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट, the more stress become very low, and now their relations become more we can say strong, and इसी रिश्तों की वजह से वो आपस में बेटर काम करेंगे, उनकी कोऑर्डिनेशन बेटर होगी, और ये एक ओनर और वर्कर की तरह नहीं, एक पार्टनर की तरह मिलकर काम करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आगे लेके जाएंगे. And thus, I rest with the conclusion of scientific management principle as we had discussed in a previous slide. It is not just a science, it is not just a thumb rule, it is a science. आप थंब रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप एक साइंस फॉलो कर रहे हैं. यू आर डेवलपिंग एवरी वन एफिशिएंसी विद प्रॉस्पेरिटी, हर किसी को आप बेटर कर रहे हैं. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, आप कॉपरेट करिए, किसी को अकेला नहीं छोड़िए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी हमें अशांति के समय में भी असमंजस को त्याग कर सामंजस्य के साथ काम लेना चाहिए, स्थिर मन से काम लेना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर अटेंशन टू मी. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. जय हिंद.